और इसके बाद खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। करीब 25,000 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट। वहीं कुंभ के लिए बजट की राशि जारी करेगी योगी सरकार। तो कुंभ के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जा रहा है। आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। यूपी सरकार का अनुपूरक बजट, कुंभ को लेकर विशेष पैकेज का ऐलान किया गया। कुंभ को लेकर अलग से बजट पेश किया जा सकता है। करीब 25,000 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट। कुंभ के लिए बजट से राशि जारी करेगी योगी सरकार। तो यूपी में 29 जुलाई से विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही साथ मानसून के सत्र में अनुपूरक बजट आज पेश होना है। अनुपूरक बजट में जहां 25,000 करोड़ का होने का दावा किया जा रहा है, वहीं कुंभ को लेकर भी अलग से पैकेज जारी किया जाएगा। सरकार इस राशि को जारी कर सकती है। कुंभ को लेकर सरकार लगातार तैयारियों पर जोर दे रही है और पिछले कुंभ के माइलस्टोन से अधिक इस बार उसे बेहतर बनाने की तैयारी में सरकार अभी से लग गई है। एक विशेष पैकेज कुंभ के लिए अलग से जारी किया जाएगा, जिसको लेकर कुंभ की तैयारियों पर पूरा कामकाज सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से शुरू किया जाएगा। हर बार से बेहतर बनाने की तैयारी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट को लेकर आज तिथि निर्धारित हो चुकी थी। समय क्या निर्धारित किया गया है और उसके साथ ही साथ अनुपूरक बजट में 25,000 करोड़ के साथ कुंभ के लिए क्या कुछ विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाना है और उससे पहले इसको कैबिनेट मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आज पहले ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री आवास पर इस समय कैबिनेट बैठक जो है वो चल रही है और उसके अंदर अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब यहाँ से अब विधानसभा के अंदर जाकर वित्त मंत्री जो हैं सुरेश खन्ना, वो अपना आज सरकार का इस वर्ष का अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेंगे। माना जा रहा है 30,000 करोड़ रुपए के करीब का जो है इसका आकार है वो है और उसमें कुंभ को लेकर विशेष तौर पर पैकेज में अनाउंसमेंट जो है वो किया गया, घोषणा की गई है। इसके अलावा रोजगार के कैसे बेहतर अवसर और होंगे, इसके अलावा परिवहन निगम में जो बसें खरीदनी जानी है उसको लेकर बजट की जो आवश्यकता है। तो इन सभी चीजों को लेकर माना जा रहा है कि इस बजट में जो है वो प्रावधान किए गए हैं और उसके जरिए जो है ये सभी जो है अन्य जो कई सारे जो कह सकते हैं कि घोषणाएं हैं वो की जाएंगी। हालांकि प्रियंका, अनुपूरक बजट में किसी भी नई योजना के लिए फंड जो है वो अलॉट नहीं किया जाता है, बजट अलॉट नहीं किया जाता। जो पहले से योजनाएं चल रही होती हैं, जो स्वीकृत होती हैं, उन्हीं में केवल बजट का आवंटन किया जाता है। तो ये चूंकि अनुपूरक बजट है इसलिए कोई नई योजना नहीं शुरू की जाएगी, लेकिन जो पहले से योजनाएं चल रही हैं, पहले से जो कार्य चल रहे हैं, उनमें जो बजट की कमी है उसमें जरूर जो है बजट को जो है वो अलॉट किया जाएगा। तो इसलिए आज का ये कैबिनेट बैठक भी कई मायने में है और अनुपूरक बजट के साथ साथ कई अन्य प्रस्ताव भी माना जा रहा है कि इस आज कैबिनेट बैठक में रखे गए हैं जिनको मंजूरी मिली है। हालांकि वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं इसको लेकर ऑफिशियली तौर पर जानकारी साझा नहीं करी गई है। अब से मैच कुछ देर बाद 11 बजे से मानसून सत्र का दूसरा दिन शुरू होगा, जहां पर सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी और उसी को लेकर कह सकते हैं जो सभी तैयारियां हैं वो चल रही हैं। कयास लगाया जा रहा है कि करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का इस अनुपूरक बजट का आकार हो सकता है। जी बिल्कुल, तो अनुपूरक बजट के आकार को लेकर यहाँ पर जानकारी आपने दी। 30,000 करोड़ का हो सकता है। कुंभ के लिए जो राशि जारी करने की बात हो रही है, तो कितनी तक राशि हो सकती है? क्योंकि इससे पहले माइलस्टोन की हम बात करें तो पहले भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जिस बेहतर तरीके से पिछली बार सरकार ने कुंभ का आयोजन किया था और देश विदेश के स्तर पर उसको लेकर चर्चा का केंद्र वो कुंभ का आयोजन बना था, ऐसे में इस बार कितनी तक राशि जारी हो सकती है और पिछली बार से और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से तैयारियां हो सकती हैं? प्रियंका, देखिए राशि कितनी होगी ये तो जब अनुपूरक बजट पढ़ाया जाएगा सदन के अंदर उसके बाद ही इस बात को लेकर जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो बजट है वो कुंभ को लेकर अलॉट किया जा सकता है, क्योंकि सरकार का दावा है कि पिछली बार जिस तरीके से कुंभ का आयोजन किया गया था उससे बेहतर और उससे भव्य इस बार कुंभ का जो है वो आयोजन किया जाएगा। और इसी लेकर आप देखें तो 1-1.5 साल पहले से ही सरकार जो है कुंभ की तैयारियों में जुट चुकी है। प्रयागराज केंद्र कार्य भी जो है वो शुरू हो चुके हैं, जो अन्य तैयारियां की जानी है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार इसको लेकर कार्य भी किए जा रहे हैं। इससे पहले भी अगर आप देखें तो बजट में कुंभ मेले को लेकर प्रावधान किए गए थे, लेकिन अब क्योंकि और उसमें बजट की आवश्यकता है तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट के अंदर भी माना जा रहा है कि आज जो अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा उसमें कुंभ मेले के आयोजन को लेकर विशेष तौर पर प्रावधान होंगे। कितना बजट अलॉट किया जाएगा ये जरूर थोड़ी देर बाद जब सदन के अंदर पूरा बजट पढ़ा जाएगा तब तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में एक बड़ा बजट जो है करीब 4 से 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो बजट है वो कुंभ के लिए अलॉट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो बड़े बजट को लेकर अंदेशा लगाया जा रहा है कुंभ को लेकर।
अनुपूरक बजट के साथ ही साथ इंतजार करना होगा कि सरकार किन किन योजनाओं में कितना पैसा आगे खर्च करने वाली है। लेकिन समय को लेकर बात की जाए तो कितना और समय रह चुका है और खासतौर से सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, विपक्ष ने जरूर कल जिस तरीके से पहले दिन सदन की शुरुआत हुई थी तो कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो उनको लेकर हो, बिजली कटौती को लेकर, इन सभी मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया था। आज चूंकि दूसरा दिन है, अनुपूरक बजट लाया जाना है तो पहले अनुपूरक बजट आएगा, उसके बाद में विपक्ष की प्रतिक्रिया जो है वो साफ तौर पर इस पर देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री आवास पर जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक चल रही थी उसके अंदर आज अनुपूरक बजट का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिल चुकी है। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। यूपी में लव जिहाद पर अब होगी उम्र कैद की सजा, विधानसभा में आज विधेयक ला सकती है सरकार। कई अपराधों में भी सजा दुगनी करने का आएगा प्रस्ताव, तो कई अपराधों में भी सजा दुगनी करने का प्रस्ताव। यूपी में लव जिहाद पर अब होगी उम्र कैद की सजा, विधानसभा में आज विधेयक ला सकती है सरकार। तो योगी सरकार लव जिहाद पर सख्ती से पेश आने के तरीके यहां पर ढूंढती हुई नजर आ रही है। विधानसभा में आज विधेयक ला सकती है सरकार। लव जिहाद को लेकर अब आगे आने वाले समय में सजा कड़ी करने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है। कई अपराधों में सजा दुगनी करने का भी प्रस्ताव आया। अब देखना यह होगा कि जब ये विधेयक पटल पर लाया जाता है तो क्या कुछ इस विधेयक में निकलकर सामने आता है। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि लव जिहाद के साथ ही साथ यूपी की योगी सरकार लव जिहाद को लेकर पूरी संजीदगी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। अलग अलग मामलों में 10 साल से लेकर 14 साल तक की सजा का प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो इस कानून के आधार पर आगे आने वाले समय में इस तरह की समस्याओं को, इस तरह के मामलों को डील किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, लव जिहाद को लेकर योगी सरकार जिस तरह से आज विधेयक लाने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि विधेयक पटल पर अगर आ जाता है और उसके बाद आगे इसे मंजूरी मिल जाती है तो लव जिहाद उत्तर प्रदेश में बड़ा मामला होगा, यानी कि बड़ा अपराध होगा और उस पर सजा भी उतनी ही कड़ी होगी। क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, योगी सरकार आज लव जिहाद को लेकर एक अध्यादेश जारी करेगी और आज सदन में इसको पेश भी किया जाएगा। और यह कानून अगर पास होता है तो लव जिहाद करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जा सकती है, यानी कि वह जीवन भर जेल में बंद रहेंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह से यूपी में लव जिहाद को लेकर कहीं न कहीं कानून व्यवस्था भी बिगड़ती देखी गई और जिस तरह से धन परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर योगी सरकार पूरी तरह से स्ट्रिक्ट है, सख्त हो गई है और आज विधेयक भी पास हो जाएगा यहाँ कहा जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से योगी सरकार कानून को लेकर कई ऐसे कानून पास किए हैं जिससे जो है यूपी की कानून व्यवस्था बरकरार रहे और साथ ही साथ जो आम लोग परेशान होते हैं उनकी सहूलियत को देखते हुए भी कई ऐसे कानून बनाए गए हैं। और मुख्य रूप से जो लव जिहाद का कानून है यह काफी सख्त कानून है और ये कानून के पास होते ही जो लव जिहाद के मामले आते हैं लोग 100 बार सोचेंगे इस कानून के साथ खिलवाड़ करने के लिए। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो कानून अगर आता है तो कहीं ना कहीं यूपी में लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं है और योगी सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए विधेयक पटल पर लाना चाहती है। क्या लगता है आपको कि योगी सरकार की तो तैयारी है लेकिन विपक्ष इस मामले में क्या कुछ सामने रख सकता है? क्या हंगामा या किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है? देखिए, आज अनुपूरक बजट भी पास होना है और साथ ही साथ विधानसभा का सत्र जिस तरह से शुरुआती दौर में ही देखने को मिला कि विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में जमकर हंगामा करना है, कानून व्यवस्था को मुद्दे को लेकर या फिर महंगाई को लेकर लगातार जिस तरह से जो है यूपी में सपा की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, तो माना यह भी जा रहा है कि जो लव जिहाद का कानून पास होगा उस पर भी कहीं न कहीं सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में यह कानून पास हो जाएगा। अगर यह कानून पास होता है तो कहीं न कहीं जो है लव जिहाद के जो मामले सामने आते रहते हैं उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगेगी और ऐसे कानून के पास होने से कहीं न कहीं जो है कानून व्यवस्था भी सुधरी नजर आएगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अमेठी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन में आया। खबर चलने के बाद सीएमओ और डीपीआरओ ने अपने संबंधित कर्मचारियों के साथ बैठक की और मामले में दोनों अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की। साथ ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक पंचायत स्तर पर जांच की शुरुआत की गई है। अब जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अमेठी में इंडिया वॉइस की खबर का हुआ बड़ा असर। सीएमओ अमेठी ने खबर चलने के बाद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इस मामले का संज्ञान लिया है। पोस्ट आप देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व ब्लॉक पंचायत स्तर पर सेक्रेटरी के माध्यम से इस मामले की जांच कराई जा रही है। तो सीएमओ अमेठी ने ये पोस्ट साझा कर इस बात की जानकारी दी कि जांच कराई जा रही है, आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में भी माना जा रहा है कि इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ी या जो गड़बड़ झाला चल रहा था उस पर सबूत सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर हमारे साथ अमेठी से संवाददाता संजय यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी संजय, जिस तरह से इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर अमेठी में दिखाई दे रहा है, सीएमओ अमेठी ने इस घटना का संज्ञान लिया है और जांच की बात कही जा रही है, पूरी जानकारी दीजिएगा। कहीं ना कहीं प्रियंका जी आपको बता दें, जिस तरीके से ये पूरा मामला है वो रायबरेली का था, जहां पर जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनाए जा रहे थे और इसका एक बड़ा खुलासा रायबरेली में हुआ था। लेकिन रायबरेली का मामला पूरा शांत भी नहीं हुआ कि उससे पहले ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का जो मामला है वो अमेठी में भी उजागर हो गया। कहीं ना कहीं 1 दर्जन से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की बात सामने आ चुकी है, क्योंकि जब लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए सेंटर पर गए तो जैसे आधार कार्ड सेंटर पर इन प्रमाण पत्रों की जांच हुई तो जांच में ये प्रमाण पत्र पूरी तरीके से फर्जी पाए गए। और कहीं ना कहीं उसके बाद फिर ये बात सामने निकल कर आई कि फर्जी प्रमाण पत्रों का सिलसिला लगातार जो है वो चाहे रायबरेली हो या अमेठी हो, यहाँ पर इस सिलसिला चालू हो गया। तो इसको लेकर जब यहाँ पर इंडिया वॉइस जो खबर किया तो इंडिया वॉइस की खबर का एक दमदार असर अमेठी में देखने को मिला है। जैसे ही इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद अमेठी के जो सीएमओ अंशुमान सिंह है उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है और कहीं ना कहीं सीएमओ और डीपीआरओ ने एक समिति बैठाई है कि हर जो सेक्रेटरी होंगे उनके ब्लॉक के और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग होगा उसके मिलकर जाएगी और जांच आख्या आने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी ऐसा काम करने वालों के खिलाफ। वही साथ ही साथ आपको बता दें, सीएमओ ने एक तहरीर भी जो है वो गौरीगंज कोतवाली में दिलवाई है कि अगर कोई भी ऐसा प्रकरण है तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस भी कार्रवाई करे। तो ऐसे में देखना ये होगा प्रियंका जी कि आने वाले टाइम में अभी और कितने जो जन्म प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी निकलते हैं, क्योंकि ये सिलसिला शुरू हो गया और विभाग जांच भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बड़े खुलासे की आशा लगाई जा रही है, क्योंकि पूरा स्वास्थ्य विभाग और जो पूरा डीपीआरओ अमेठी है और कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो भी पूरी तरीके से तत्परता से इस मामले को गहनता से जांच कर रही है। तो एक बार ये देखना जरूर होगा कि इंडिया वॉइस की जो खबर है उसका अमेठी में दमदार असर देखने को मिला है जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में। जी बिल्कुल संजय, तो जिस तरह से यहाँ पर बड़ा असर यहाँ पर दिखाया गया है और खबर को कवर करने के बाद में जब जांच की आज्ञा यहाँ पर दी गई है, जाहिर सी बात है कि अगर कई प्रमाण पत्र फर्जी निकले हैं और रायबरेली से लेकर अमेठी की आप बात कर रहे हैं तो पूरा एक जाल, पूरा एक नेक्सस काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे जाल में कितने लोग सम्मिलित हैं, कितने अधिकारी और कहां तक दलाल से लेकर तमाम लोग बीच में कार्य कर रहे हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर का दमदार असर हुआ है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में रोक लगेगी जब जानकारी में तमाम जानकारियां खुलकर सामने आएंगी। जी प्रियंका जी, तो संजय जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा विभाग जो है वो बिल्कुल संजीदा हो चुका है और जांच के कमेटी है जो समिति है वो बनाई गई है, सेक्रेटरी के माध्यम से भी जांच कराई जा रही है। ऐसे में जल्द ही बड़ा खुलासा जो है वो जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर अमेठी। लेकिन संजय, इसमें बड़ी बात एक ये भी है कि ये जन्म प्रमाण पत्र अगर बनाए जा रहे थे तो ऐसा तो नहीं है कि अधिकारियों को इस बात को लेकर जानकारी नहीं थी। क्या वजह है कि इस पर इंडिया वॉइस की खबर के बाद ही संज्ञान लिया गया? क्या निचले स्तर पर काम कर रहा था? आप क्या वजह मानते हैं इसकी? तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा जी, तो जब कल डायरेक्ट जो एडिशनल सीएमओ है उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि हमने गौरीगंज पीएचसी में जांच करवाई है। जांच के बाद उन्होंने बताया कि हमारे सेंटर से ये जन्म
नहीं जाएगी, लेकिन खास बात यह है कि उसमें सारे के सारे जो हस्ताक्षर हैं वो जी। डिजिटल किए गए हैं और बिल्कुल पेपर वो ओरिजिनल की तरह, लेकिन जब उसका बार कोड स्कैन किया जाने जी लगा बिल्कुल तो बार कोड। संजय, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रायबरेली से अगली खबर सामने आ रही है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बड़ा खुलासा। हिंदुओं के नाम से बनवाए गए अधिकांश फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हिंदू नामों पर घुसपैठियों के जन्म प्रमाण पत्र। वहीं 19,184 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में हिंदुओं की संख्या अधिक। लगभग 15,000 प्रमाण पत्रों पर नहीं दर्ज है पता, फोन नंबर। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों पर षड्यंत्र करने का आरोप। हिंदू नामों से नागरिकता लेने का षड्यंत्र, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। हिंदुओं के नाम से बनवाए गए अधिकांश फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हिंदू नामों पर घुसपैठियों के जन्म प्रमाण पत्र। – 19,184 फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों में हिंदुओं की अधिक है संख्या। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी कौन? लगभग 15,000 प्रमाण पत्र पर नहीं दर्ज पता, फोन नंबर। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों पर षड्यंत्र का आरोप। पूरे मामले में कब होगा एक्शन, ये बड़ा सवाल। घुसपैठियों को कैसे पकड़ा जाएगा? जिस तरह से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला निकलकर सामने आ रहा है, रायबरेली से लेकर अमेठी तक पूरा एक जाल इस पूरे मामले में देखा जा रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता रायबरेली से राजू तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस तरह से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रायबरेली से भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 19,000 एक बड़ी संख्या है जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की निकलकर सामने आई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? साथ ही साथ अमेठी में भी इस तरह का मामला इंडिया वॉइस ने उजागर किया था। जी देखिए, आपको बता दूं कि पूरे मामले को लेकर इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से खबर चलाई है। अभी तक अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों की तरफ से मात्र जांच के पन्ने पलटे जा रहे हैं, लेकिन पूरे मामले को लेकर यहाँ के स्थानीय संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या अधिवक्ता संगठन हो या बड़े नेता हो, उनके द्वारा यहाँ तक कि आपको बता दें स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के अशोक कोरी हैं, उनके द्वारा भी मुख्यमंत्री से मिलकर NI या ATS से जांच कराने की बात कही गई है। लेकिन अभी तक अगर बात करें जांच की, तो जांच स्थानीय जो प्रशासन है उसके हाथों में है और उसके द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि आपको बता दें विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इस मामले को उठाया गया है और गंभीरता से आरोप लगाते हुए स्थानीय प्रशासन पर भी उन्होंने मुद्दे उछाले हैं। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में 25 से 30,000 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, इसको लेकर जब सवाल उठते हैं तो कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन भी घेरे में आता है। पूरे मामले को लेकर सलोन विधायक अशोक कोरी के द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत की गई तो पूरा प्रशासन हरकत में आया। हालांकि आपको बता दें जांच के दौरान जब जो केंद्र संचालक जीशान है और जो आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी विजय यादव है उसको हिरासत में लिया गया था, तो उस समय ATS के IG भी घटनास्थल पर पहुंचकर जो इसमें आरोपी उनसे पूछताछ किए थे। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए कि उच्च स्तरीय एजेंसियों की, तो उच्च स्तरीय एजेंसी जो है वो सक्रिय नहीं हुई है, या तो कहा जाए कि उनको जांच नहीं सौंपी गई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि रायबरेली जिला प्रशासन एक बड़ी कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दे रहा था। चूंकि ऐसे लोग जब केंद्र संचालक और जो शासन के अधीनस्थ कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायत सचिव, उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। चूंकि जब लगभग 25 से 30,000 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं फर्जी, और इसका खुलासा तब होता है जब केरल में एक PFI का सदस्य जेल में बंद था और उसका वेरिफिकेशन होने के लिए सलोन विकास खंड के पालीपुर गांव में आया हुआ था। तो प्रधान के द्वारा पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया और उसके द्वारा बताया गया कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र है। तो ऐसे में साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई हुई, क्योंकि साफ तौर से इतने बड़े जन्म प्रमाण पत्र बने हैं कि इसमें बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं बड़े लोगों के हाथ में और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में लोग थे। क्योंकि PFI का सदस्य जो है उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। और आपको बता दें कि ऐसे कई गांव हैं जहां 2 साल में बच्चे कम पैदा हुए हैं और जन्म प्रमाण पत्र ज्यादा बनाए गए। तो ऐसे में साफ तौर से जो गंभीर आरोप लगे हैं, इन गंभीर आरोपों की जांच स्थानीय प्रशासन किस एंगल से करता है, ये अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजू, तो जिस तरह से यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जन्म से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं, साथ ही साथ 2 सालों में 19,000 से अधिक
फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। ये डेटा कहां से निकल कर सामने आ रहा है? जी देखिए, जब पूरे मामले की परत दर परत खुलने लगी तो यहाँ पर डीपीआरओ हरकत में और डीपीआरओ के द्वारा स्थानीय प्रशासन पर शिकंजा कसा गया। शिकंजा कसने के दौरान वेरिफिकेशन में ये पता चला कि 2 सालों में मात्र जो आरोपी विजय यादव ग्राम पंचायत सचिव है उसकी आईडी से लगभग 20,000 प्रमाण पत्र बने हैं। तो ऐसे में मात्र एक पंचायत सचिव के आईडी से 2 साल के अंदर 20,000 जन्म प्रमाण पत्र वो भी फर्जी बनाए गए, जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। और साफ तौर से एक चीज और आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो रहा था तो जो आरोपी ग्राम पंचायत सचिव विजय यादव है उसने सलोन कोतवाली में एक तहरीर देकर आरोप लगाया था। जीसान जो जनसेवा केंद्र संचालक है उसके ऊपर आरोप लगाते हुए वो स्वयं बता रहा था कि मेरी आईडी को जीसान के द्वारा हैक कर लिया गया था और उसके द्वारा। जी बिल्कुल राजू, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।